बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इलेक्शन कमीशन ने एक और अजीब और गरीब फैसला किया है। एक ऐसा फैसला जिससे वो खुद अपने ही जाल में फंस जाएगा, एक ऐसा फैसला जिसमें भरपूर तजादात मौजूद हैं, और एक ऐसा फैसला जिसको लेकर जब कोई बड़ी अदालतों में जाएगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो वहां पर उसको रिलीफ मिलेगा, फायदा मिलेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के फैसले में तजादात हैं। देखिए, एक तो आप जानते हैं ना कि मुख्तलिफ अदालतों से, चाहे वो सरगोदा की हो या लाहौर की हो, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों से फैसले आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। उसमें एक मलिक अहमद खान भच्चर के खिलाफ फैसला आया है, उसमें एक अहमद चट्ठा के खिलाफ फैसला आया है, बिलाल विरक के खिलाफ फैसला आया है, फिर इसी तरह से सेनेटर एजाज चौधरी के खिलाफ फैसला आया। चलिए, बिलाल विरक तो पहले ही एमएनए नहीं रहे, उनको पहले ही उनसे एमएनएशिप छीन ली गई थी जाली तरीके से। लेकिन बाकी जो लोग हैं, जो एमपीए या एमएनए या सेनेटर हैं, मसलन मलिक अहमद खान भच्चर एमपी हैं, अहमद चट्ठा एमएनए हैं, एजाज चौधरी सेनेटर हैं, इनको डिस्क्वालीफाई किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। अगरचे अदालतों की तरफ से इनको सजाएं दी गई थी। सजाओं का तरीकाकार ये है कि अगर आपने इनको नाअहल करना है और इनकी सीट खाली करार देकर दोबारा इलेक्शन कराना है, तो उसके कुछ तरीक़ाकार हैं। मसलन कि अदालत के पास जाएंगे, अदालत से अगर इनको स्टे ऑर्डर मिल जाता है तो इलेक्शन कमीशन ये कार्रवाई नहीं कर सकता। अदालतें अगर इनको बरी कर देती हैं, फिर तो कहानी ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर अदालत से इनको स्टे ऑर्डर नहीं भी मिलता, तो भी इसका तरीक़ाकार यह है कि जो स्पीकर है मुतल्लिका असम्बली का, कौमी असम्बली का या सूबाई असम्बली का या सेनेट का जो चेयरमैन है, वो इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजेंगे और कहेंगे कि जी, हमारे इल्म में आया है कि अदालती फैसले के मुताबिक इनको सजाएं सुना दी गई हैं, इसलिए ये अब एमएनए या एमपीए या सेनेटर नहीं रह सकता, इसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। और फिर क्या होगा कि फिर इलेक्शन कमीशन जो है उनको नोटिस जारी करेगा, नोटिस जारी करके उनको सुनेगा और उनको सुनने के बाद उनको डिस्क्वालीफाई कर देगा। अगर उसकी तसल्ली होगी कि हाँ, इनको सजाएं सुनाई जा चुकी हैं और इनको अदालत ने स्टे भी नहीं दिया है, तो फिर उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, नाअहल करार देकर उसकी निशस्त खाली कर दी जाएगी। अब आप देखिए कि ये कितना एक तवील प्रोसेस है। तवील से मुराद ये है कि इसके तकाजे हैं, 4-5 तकाजे हैं कि पहले जो है वो रेफरेंस के खिलाफ आए, वो अदालत में जाए, अदालत से अगर उसको रिलीफ नहीं मिलता तो उसके खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में आए, इलेक्शन कमीशन से जो है वो इलेक्शन कमीशन उसको नोटिस जारी करेगा और नोटिस जारी करने के बाद उसको सुनेगा, सुनने के बाद डिस्क्वालीफाई करेगा। अच्छा, अब आप कहेंगे कि नहीं, इलेक्शन कमीशन की तो इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ हो सकती है, तो फिर ये तो तभी होगा ना जब इलेक्शन कमीशन इससे एग्री करता होगा इस प्रोसेस से। अगर इलेक्शन कमीशन ये समझे कि नहीं, ये तो होना ज़रूरी ही नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा। नहीं, इलेक्शन कमीशन भी इस प्रोसेस से एग्री करता है। उसकी एक मिसाल ये है कि पिछले दिनों जब अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब का फैसला हुआ और उनको 9 मई के मुकदमे में सज़ा सुनाई गई, तो उनकी सीट अभी तक खाली नहीं की गई। अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब जो हैं, उनको नोटिस जारी किए गए, उनको सुनने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम आपको सुनना चाहते हैं, और कल उसकी समाअत भी होनी है, यानी अब्दुल लतीफ़ चित्राली की कल समाअत होनी है। समाअत के बाद जो भी इलेक्शन कमीशन फैसला दे, लेकिन बहरहाल एक प्रोसेस तो ये है ना कि वो समाअत अमल में आए और समाअत हो और प्रोसेस मुकम्मल हो और फिर उनको डिस्क्वालीफाई करार दिया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने अब्दुल लतीफ़ चित्राली को तो नाअहल करार नहीं दिया, उनकी सीट तो खाली करार नहीं दी और उनकी सीट पर तो इलेक्शन नहीं करवाया। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब के जो तीनों लोग हैं, उनके फौरी तौर पर इतनी जल्दी में है इलेक्शन कमीशन के उनके खिलाफ जो है वो उनकी सीटों को खाली भी करार दे दिया है और वहाँ पर अब फ्रेश इलेक्शन का शायद कल तक शेड्यूल भी आ जाए। फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि अब्दुल लतीफ़ चित्राली केपी से हैं और ये पंजाब से हैं, यानी जो केपी की सीट है वो तो खाली होगी, तो वहाँ पर दोबारा इलेक्शन होगा तो वो दोबारा केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी, यानी चित्राल की सीट दोबारा पीटीआई जीत जाएगी, तो वहाँ पर तो नून लीग को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन चूंकि अगर मियांवाली में इलेक्शन होता है, यहाँ पर पंजाब की हुकूमत है और पीटीआई नून लीग की हुकूमत है, और पंजाब में नून लीग जो है वो पूरे अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर सकती है, इलेक्शन कमीशन अपने हाथ में है, सूबाई इलेक्शन कमीशन अपने हाथ में है, फॉर्म 47 अपने हाथ में है, और इसी तरह से अहमद चट्ठा की जो सीट है वहाँ पर भी पंजाब को पूरा असर और रसूख इनके पास मौजूद है। तो इन्हें लगता है कि अगर पंजाब में इलेक्शन होगा तो ये सीट तो हम हथिया लेंगे, चाहे फॉर्म 47 के ज़रिए हथियाएँ, चाहे वहाँ पर धौंस और धांधली के ज़रिए हथियाएँ, चाहे वहाँ पर हम अपना जो है वो अपना पूरा अपना असर रसूख इस्तेमाल करके और इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके करें। ये पंजाब की सीटें तो हम हथिया लेंगे और एजाज चौधरी की सीट पर सेनेटर तो हम अपना बना लेंगे, इसलिए इनको तो फौरी तौर पर डिस्क्वालीफाई करो।
तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की बदनीयती न सिर्फ साबित होती है, वो तो चले पहले ही बदनीयती साबित होने में कोई शक रह नहीं गया था, लेकिन यहाँ पर यह ज़रूर होगा कि जब इन दोनों चीज़ों को मिसाल बनाकर कोई अदालत के पास जाएगा और कहेगा कि जनाब ये देखिए, ये मेरा केस है और ये अब्दुल लतीफ़ चित्राली का केस है, यहाँ पर अब्दुल लतीफ़ चित्राली को सुना गया, नोटिस जारी किए गए और मुझे जो है अहमद चट्टा कहेंगे मुझे सुना ही नहीं गया। तो जब वो अदालत के पास जाएंगे और अदालत दोनों केसेस को देखेगी तो अदालत मजबूर होगी ये कहने पर कि ठीक है, जिस तरह से अब्दुल लतीफ़ चित्राली को मौका दिया गया इसी तरह से आपको भी मौका मिलना चाहिए था। वरना देखिए ना, आप कितनी एक नाइंसाफ़ी की बात है कि एक सीट पर आप डिस्क्वालीफाई होते हैं, हो जाएं और वहाँ पर इलेक्शन हो जाए दोबारा और इलेक्शन में कोई और जीत कर आ जाए और यानी ये सारा काम 2 महीने में मुकम्मल हो जाएगा और 2 महीने के बाद आपको हाई कोर्ट सुने और सुनकर आपको बरी कर दे और कहे नहीं आपके खिलाफ तो सज़ा दुरुस्त नहीं है। मसला अहमद चट्टा को अदालत कहे कि आपको जो सज़ा सुनाई गई है आपके खिलाफ तो सरगोदा की अदालत में गवाह मौजूद नहीं था, तो चूंकि आपके खिलाफ गवाह मौजूद नहीं था, उसकी शहादत नहीं हुई, गवाहों के बगैर सज़ा हो नहीं सकती, तो इसलिए आपको सज़ा तो ठीक नहीं हुई, तो चलिए आपको हम बरी करते हैं। तो जब अहमद चट्टा बरी हो जाएंगे तो क्या उनकी सीट पर आया हुआ शख्स फिर सीट छोड़कर चला जाएगा और अहमद चट्टा दोबारा एमएनए बन जाएंगे? क्या ऐसे होगा? ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा। यही वजह है कि कानून ने यह प्रोविजन रखी है कि किसी सीट को इतनी जल्दबाजी में खाली करार ना दिया जाए, वो हाई कोर्ट में जाए, वो अपील करे, अगर वहाँ पर स्टे ऑर्डर हो जाए उसका इंतज़ार किया जाए और जब तक वो अपनी जगह को जब तक वो अपने जुर्म को, अपनी बेगुनाही को साबित ना कर दे या अदालत या प्रोसिक्यूशन उसके जुर्म को साबित ना कर दे, तब तक ये अमल नहीं होना चाहिए। इसलिए अली ज़फ़र साहब ने ठीक कहा था, उन्होंने कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आए और वो फाइनलिटी इख्तियार कर ले तो फिर ये सीट खाली हो सकती है और वहाँ पर इलेक्शन हो सकता है। लेकिन नहीं, नून लीग की नंबर्स को इतना ज़्यादा बढ़ाने का मंसूबा है कि इनका नंबर इतना बढ़ा दिया जाए कि पीपल्स पार्टी की डिपेंडेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाए, पीपल्स पार्टी की डिपेंडेंस ख़त्म हो जाए और पीपल्स पार्टी के जो नखरे हैं वो उठाने हम बंद कर दें, तो फिर उससे नून लीग को इतना स्ट्रेंथ मिलेगी कि वो अपने मर्ज़ी के फैसले पार्लियामेंट के अंदर कर सकेगी और पीपल्स पार्टी की ब्लैकमेलिंग ख़त्म हो जाएगी। शायद ये मंसूबा है या नून लीग को और स्ट्रेंथन करने का मंसूबा है। बहरहाल जो भी कुछ है, दोनों सूरतों में इलेक्शन कमीशन एक जो है वो एक बाइस्ड इदारे के तौर पर फिर सामने आ रहा है। वरना आप देखें ना कि सेनेट की सीटों आपको याद होगा, मसलन एक सीट पर ताज मोहम्मद साहब की डेथ हुई, सेनेटर ताज हैदर साहब की, तो ताज हैदर साहब की डेथ होती है तो अगले ही दिन वहाँ पर शेड्यूल आता है और इलेक्शन हो जाता है। और सानिया निश्तर की सीट महीनों से खाली पड़ी हुई, वहाँ पर अब जाके सेनेट का इलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ सब आपको नज़र नहीं आता कि पॉलिटिकल मोटिव्स हैं इलेक्शन कमीशन के? खैर ये तो फजूल बात है। अगर मैं आपको ये मिसालें देकर साबित करने की कोशिश करूं कि इलेक्शन कमीशन बाइस्ड है, वो तो आपको पहले ही पता और उसकी बेशुमार मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल मज़ीद रोज़ाना एक और यानी एक और कपड़े उतर जाते हैं, एक और मज़ीद इलेक्शन कमीशन नंगा होता जा रहा है, तो रोज़ाना हमारे सामने चीज़ आ रही है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब मसलन एक और सीट है जिसमें जमशेद दस्ती साहब को नाअहल किया गया है। जमशेद दस्ती साहब को सजा नाअहल किया गया है कि उनकी डिग्री जाली है और उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में कुछ प्रॉपर्टी छुपा ली थी। ये उन पर इल्ज़ाम, ठीक है, ये उन पर इल्ज़ाम है, लेकिन उनको अपने इल्ज़ाम को गलत साबित करने का मौका तो अदालतें फ्राहम करती हैं ना। अब वो हाई कोर्ट के पास जाते हैं, लाहौर हाई कोर्ट के पास, आलिया नीलम साहबा उनकी एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं कर रही, यानी आसान अदालतों के पास हल निकल आया कि इसका केस ही ना लगाओ। भाई वहाँ पर उसके पास कानूनी चाराजोई करने का हक महफूज है, वो कहे कि भाई मेरे खिलाफ लोअर कोर्ट से फैसला गलत आया है, इलेक्शन कमीशन से फैसला गलत आया है या किसी भी मुतल्लिका महकमे से फैसला गलत आया है, मैं आपको साबित कर सकता हूँ। उसको साबित करने का मौका ही ना दो और कहे नहीं तू चुप कर जा, तेनू सुनना ही नहीं है, तो वो कैसे अपने आप को साबित करेगा? जब आप किसी को सुनेंगे नहीं तो वो अपने आप को बेगुनाह कैसे साबित करेगा? अब क्या होगा, जमशेद दस्ती की सीट पर इलेक्शन अनाउंस होकर और वहाँ पर इलेक्शन हो जाएगा। तो जमशेद दस्ती साहब को अदालतों ने सुनने से इनकार कर दिया है और वो बेचारे रोते फिर रहे हैं कि मुझे सुन तो लो। हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के पास वो गए हैं, आलिया नीलम साहबा के पास वो गए हैं, भाई मुझे सुन तो लो। आलिया नीलम साहबा उनको कहाँ सुनने वाली हैं? अभी तक ऐसा लगता है कि वो उनको सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये सारे इदारे मिलकर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने में लगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो माशाल्लाह 5 अगस्त का वो प्लान पूछो तो किसी को पता ही नहीं है, पूछें क्या करना है पता ही नहीं है 5 अगस्त को क्या करना है। भाई लोग निकलेंगे सुबह से दूर अपने अपने तौर पर स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, ये कुछ नहीं होने वाला, ये मैं आपको बता दूं। 5 अगस्त को इन्होंने छोटे मोटी रैलियां निकालनी है और कहानी ख़त्म। हाँ, एक प्लान अलबत्ता
मैं देख रहा था इस्लामाबाद की जो टीम है वो ये बना रही है कि हम गुरीला तर्ज पर जो है वो एहतजाज करेंगे, होगा पुरअमन लेकिन गुरीला तर्ज पर होगा। यानी नौजवानों की टोलियाँ तैयार की जाएंगी, नौजवानों की टोलियाँ नकाब पहनेंगी, चेहरे छुपाएंगी, शनाख्त छुपाएंगी और मुख्तलिफ जगहों पर अपीयर होंगी। वहाँ का रास्ते बंद करेंगे, एहतजाज करेंगे, एहतजाज करके अपना जो एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे पुरअमन तौर पर। और जैसे ही वहाँ पर पुलिस पहुँचेगी, पुलिस पहुँचने से पहले पहले वो वहाँ से गायब हो जाएंगे और फिर वो थोड़ी देर के बाद किसी और लोकेशन पर नमूदार होंगे। ये उनका प्लान है। अब एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता, ये होता है या इसके असरात होते हैं या नहीं होते, लेकिन उनका प्लान ये है कि मुख्तलिफ मकामात पर कभी कहीं अपीयर हों पुलिस के आने से, क्योंकि FIRs वो कहते हैं नहीं होनी चाहिए, गिरफ्तारियाँ नहीं होनी चाहिए। अब कारकुन मजीद FIRs और मजीद गिरफ्तारियों का मुतामिल नहीं हो सकता। और वो कारकुनान कह रहे हैं कि हम अपनी मरकज़ी लीडरशिप बैरिस्टर गौहर की कॉल का इंतज़ार भी नहीं करेंगे, हम अपने तौर पर नौजवान जो हैं वो टोलियाँ बनाएंगे। 5 अगस्त को हमें पता है एहतजाज करना है, अपने तौर पर निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, एहतजाज करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करके पुलिस के आने से पहले पहले FIRs और गिरफ्तारी से बचने के लिए गायब हो जाएंगे। यूँ एहतजाज भी रिकॉर्ड होगा और गिरफ्तारी भी अमल में नहीं आएगी। वरना तो लीडरशिप तो आपको पता है घरों में बैठी रहेगी और कारकुन बेचारा मरने के लिए और FIRs भुगतने के लिए बाहर निकल आता है जज्बाती होके। अगरचे लीडरशिप इस वक्त बिल्कुल अभी तक कोई लीडरशिप का प्लान दिखाई नहीं देता। आज भी पूछो तो कहते हैं कि जी हम आपको क्यों बताएं, हम तो इसको खुफिया रखा हुआ है, हम तो सीगा राज में रखा हुआ। भाई कौन सा सीगा राज, 6 दिन पीछे रह गए, आप बताएंगे नहीं तो अमल दरामद कैसे होगा। लेकिन बहरहाल उस पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना एक प्लान बना के अपना एक यानी प्लान बना के उसको छुपा कर उसके ऊपर बैठ गई और बता नहीं रही। तो इस वक्त जो PTI की लीडरशिप है मरकज़ी, उनसे तो क्या ही तवक्को कारकुनों ने करनी है। हाँ, कारकुनान अपने तौर पर कोई प्लान बनाएं तो शायद वो कोई ना कोई एक्टिविटी कर सकें, जैसे कि इस्लामाबाद में कुछ लोग जो हैं वो बना रहे हैं, आमिर मुग़ल साहब बना रहे हैं, उनके साथी बना रहे हैं, आमिर मुग़ल साहब के नौजवान जो टीम है वो बना रही हैं, जो मुझे इत्तला मिली है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो होने जा रही हैं। अब ये स्ट्रैटेजी जो नकाब पोश गुरीला तर्ज पर कार्रवाई करने का या पुरअमन एहतजाज करने का इरादा रखते हैं, उनका कितना कामयाब हो पाता है ये बहरहाल 5 अगस्त को ही पता चलेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।